अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। ये तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। दैट इज द यूनिवर्सल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये हमने डिस्कस किया। इसके लिए हमने फार्मूला भी डिराइव की, और वो फार्मूला हमने क्या डिराइव की, दैट इज एफ इज इक्वल टू जी इंटू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये हमने फार्मूला डिराइव की, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल फार्मूला है। अब ये इसको क्यों मतलब ये यूनिवर्सल फार्मूला है क्योंकि दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल एनीवेयर इन द यूनिवर्स एंड इट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया। अब इसमें एफ क्या है, दैट इज द एफ इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और जी इज कॉल्ड, शाबाश, मैंने बताया है, जी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये इसका वैल्यू एक ही रह जाएगा। अब वो हम आगे डिस्कस करेंगे इसका वैल्यू क्या है, ठीक है। तो m is the m1 mass of the first body, m2 is the mass of the second body, r square is the distance between the two bodies, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा और ये भी समझ में आया होगा, ठीक है। अगर हम डिस्टेंस डबल करेंगे तो फोर्स उसी हिसाब से फिर मतलब ज़्यादा हो जाएगा। अगर जितना मतलब यहाँ पे जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्या आर स्क्वायर का यहाँ पे, क्योंकि ये डिवाइड में है ना। जब फोर्स मतलब ऐसे आप समझो, जब डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो फोर्स कम होगा, अगर डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स ज़्यादा होगा, ऐसे आप समझो, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया कि ये जो हमने फार्मूला भी डिराइव की, ठीक है। नाउ आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे जो ये जी है ना, पहले हम जी की फार्मूला निकालते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किसके बराबर है, फिर इसका न्यूमेरिकल वैल्यूज, फिर इसके एसआई यूनिट। चलो पहले हम एसआई यूनिट के बारे में, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले हम जी का वैल्यू निकालते हैं कि जी का वैल्यू क्या आएगा। बस क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा आप लोगों को रीअरेंज करना है ये टर्म्स, ठीक है ना। जो यहाँ पे हमें ये टर्म्स निकले हैं इनको रीअरेंज करते हैं, ठीक है। जब आप लोग रीअरेंज करें वो इन टर्म्स को, तो आप लोगों को डेफिनेटली फिर जी का वैल्यू निकलेगा, यहाँ जी की फार्मूला निकलेगी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। चलो निकालते हैं, ठीक है। रीअरेंज करते हैं, रीअरेंज द अबव एक्सप्रेशन, rearrange the above expression to get gravitational constant. So तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ और एक काम करते हैं, यहाँ पे f इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे जो ये आर स्क्वायर है ना, इसको मैं यहाँ लूँगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ लूँगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, f इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2, यहाँ तक ठीक है। और ऐसे भी लिख सकता हूँ, और मुझे क्या निकालना है आदि, जी, क्योंकि जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब इन दोनों को यहाँ पे m1 m2 है ना, इन दोनों को मैं यहाँ लाऊंगा। जब इन दोनों को, ये न्यूमरेटर में है ना, जब इनको मैं यहाँ लाऊंगा, ठीक है, ये इंटू में है ना अभी, जब इसको मैं यहाँ लाऊंगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा m1 m2 इज इक्वल, ठीक है। आप मल्टीप्लाई भी लिख सकते हो साथ में, आप लोगों की मर्जी है, ठीक है। थोड़ा मैं ये दूर लिखूंगा सो दैट आप लोगों को फिर क्लियरली दिखेगा, ठीक है। सो दैट आप लोगों को क्लियरली दिखेगा, दैट इज जी m1 इंटू m2, दैट इज m1 इंटू m2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे क्या रह गया, ओनली जी। और अब ऐसे भी लिख सकता हूँ, और जी इज इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 इंटू m2, यहाँ तक ठीक है। तो ये निकला हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। ये निकला हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यहाँ से हम इजीली यूनिट्स निकाल सकते हैं, किसके, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के। तो अब चलो निकालते हैं यूनिट्स क्या आएंगे इसकी। यूनिट्स
ऑफ, मैं थोड़ा यहाँ पे लिख लेता हूँ सो दैट फिर यूनिट्स ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये आप लोग याद रखना है, जो हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसको हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। किससे? कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, किससे? कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है? यूनिट्स ऑफ किसके? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के। बहुत बार एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, ठीक है, कि जो यूनिट्स हैं जी के वो क्या है। चलो देखते हैं। अब आप लोग भी सीखोगे कि मतलब कैसे अगर हमें ये यूनिट्स निकालने होंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वो कैसे। सिंपली इस फार्मूला के हिसाब से हम यूनिट्स निकालेंगे। देखो कैसे। यहाँ पे अगर आप देखोगे g इज इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2। यहाँ तक ठीक है। क्या करना है हमें? अब देखना है कि यहाँ पे क्या क्या है। एक तो है फोर्स, ऑलरेडी हमें पता है फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है? दैट इज द मीटर, दैट इज द न्यूटन, सॉरी न्यूटन, दैट इज द न्यूटन। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन। और आर का जो यहाँ पे आर स्क्वायर है इट इज द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है? दैट्स द मीटर। और यहाँ पे m1 इंटू m2 है, तो तो मास है ना, यहाँ पे मास का ऐसा यूनिट क्या है? दैट्स kg, दैट इज kg। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ और g इज इक्वल टू, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दैट इज g इज इक्वल टू एफ, एफ का ऐसा यूनिट दैट इज न्यूटन इंटू आर स्क्वायर। आर मीन्स डिस्टेंस, सिंपली तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है? दैट्स अ मीटर, METRE मीटर। तो बट यहाँ पे 2 टाइम्स आर है, सो मीन यहाँ पे स्क्वायर, तो यहाँ पे साथ में स्क्वायर में भी लिखूंगा, ठीक है, होल डिवाइड बाय m1 इंटू m2। तो मास का ऐसा यूनिट क्या है? दैट इज द 1 kg। सो किलोग्राम लिखूंगा, दैट इज द किलोग्राम इंटू किलोग्राम, हाँ, kg इंटू kg ऐसे भी आप लिख सकते हो। सो मैं लिखूंगा यहाँ पे g इज इक्वल टू, सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ g इज इक्वल टू न्यूटन, ठीक है, क्योंकि न्यूटन हम n से डिनोट करते हैं, इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेस सेम पावर शुड बी एडेड, तो यहाँ पे 2 टाइम्स है ना, सो kg होल स्क्वायर, ठीक है, kg का स्क्वायर। तो अगर आपको याद रखने के लिए यहाँ पे साइड में आप लिख सकते हो कि फोर्स का जो ऐसा यूनिट है दैट्स न्यूटन, और डिस्टेंस का दैट्स अ मीटर, और मास का दैट्स द kg, ठीक है यहाँ तक। तो देखो निकला हमें जो g है दैट इज, अब आप ऐसे भी लिख सकते हो, और g इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय किलोग्राम स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो, और ऐसे भी लिख सकते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर फॉर एग्जांपल ये kg स्क्वायर है ना, यहाँ पे इसको मैं ऊपर लूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -2, ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकता हूँ। चाहे आप ऐसे लिखो ऐसे लिखो, आप लोगों की मर्जी है, ठीक है। और कभी कभार ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। सिंपली क्या करना है, जैसे सिंपली ये है, इसको ऐसे ऊपर थोड़ा डिवाइड करके लिखना है, तो आप इजीली मतलब ये लिख सकते हो। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि अगर हमें यूनिट्स निकालने होंगे किसके? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के, तो हम इजीली निकाल सकते हैं। बहुत इजी था, ठीक है। नाउ अब और थोड़ा डिस्कस करते हैं कि जो इसका न्यूमेरिकल, कौन जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है किसका? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, वो क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। चलो अब हम इसके बारे में देखेंगे कि न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है किसका? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, ठीक है। अगर हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करेंगे,
ये जो द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन विच एग्जिस्ट बिटवीन टू बॉडी। मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये दो बॉडी है, उनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो यूनिवर्सली ओवरऑल कांस्टेंट है, जो क्या है, जो लिया गया है ओवरऑल देखा गया है 6.67 इंटू 10 रेज्ड पावर -11। ये आपको याद रखना है। और यूनिट्स क्या है इसके, दैट्स द जो अभी मैंने दिखाया, दैट्स न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो आज से आपको याद रखना है कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ जी दैट इज 6.67 इंटू 10 रेज्ड पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो इन केस अगर हम इस फार्मूला के हिसाब से देखेंगे, मान लो फॉर एग्जांपल इफ इन केस इफ m1 is equal to 1, m2 is equal to 1, what do you mean by 1 kg दोनों का मास सेम है, ठीक है। ऑल्सो एंड r इज इक्वल टू 1 और उनके दरमियान डिस्टेंस भी 1 होगी, देन मुझे बताओ f का वैल्यू फिर क्या आएगा। सिंपली इसका वैल्यू, ये जो यहाँ पे हमारे वैल्यूज़ हैं इनको पुट करो इसमें, किसमें, इसमें, आपको ऑब्वियसली वहाँ पे क्या निकलेगा f। सो f इज इक्वल टू g इंटू 1 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 1। सो दैट मीन्स, और आई कैन ऑल्सो राइट f इज इक्वल टू 1 इंटू 1 डिवाइड बाई 1, दैट्स 1। सो f इज इक्वल टू g। तो यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ। सो यहाँ से हमें ये कंक्लूजन निकला, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन द टू बॉडीज ईच ऑफ यूनिट, जिनका यूनिट मास होगा, हु सेंटर आर प्लेस्ड एट यूनिट डिस्टेंस अपार्ट, जिनके दरमियान डिस्टेंस क्या होगी 1, और यूनिट मास है ना, यूनिट मास। मान लो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दो बॉडीज थी, ठीक है, उनका यूनिट मास था और उनके दरमियान जो डिस्टेंस थी वो 1 मीटर थी, ऐसे आप समझो। तो हमें जो वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकला वो किसके बराबर निकला, जो उनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स था, ठीक है। और वो किसके बराबर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज g इज इक्वल टू, ये यहाँ ये देखो ये है, ये 6.67 इंटू 10 रेज़्ड पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। आप लोगों को आया समझ में कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो हमें क्या क्या निकाला हमने, एक तो निकाला हमने ऐसा यूनिट्स, इसके यूनिट्स, और हमने ये देखा कि अगर फॉर एग्जांपल हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकालना होगा उसके लिए क्या एक्सप्रेशन है, तो ये भी निकला हमें उसके लिए एक्सप्रेशन, ठीक है। अगर आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा फोर्स किसके बराबर, तो आप इजीली निकाल सकते हो पहले g, फिर जब g का वैल्यू निकला आप ऑलरेडी निकाल सकते हो इसके यूनिट्स, फिर आया इसके वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन जो इसका वैल्यू है ओवरऑल देखा गया है, ठीक है। सो ये कांस्टेंट है ओवरऑल यूनिवर्स में कि वो क्या है, दैट 6.67 इंटू 10 रेज़्ड पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। सो इन केस अगर फॉर एग्जांपल हम दो ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, उन दोनों का मास हम यूनिट मास लेते हैं और उन दोनों के दरमियान यूनिट डिस्टेंस होगी, सो देन f इज इक्वल टू g, एट दैट टाइम f इज इक्वल टू g। समझ में आ रही है बात। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों को ये सारा समझ में आया होगा कि आज हमने क्या पढ़ा है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।